हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसआरजी स्टडी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसआरजी स्टडी में। दोस्तों, यह वीडियो उन सभी विद्यार्थियों के लिए इम्पोर्टेंट है जिनके स्कूल में एनसीईआरटी की पुस्तकें चलती हैं। साथ ही साथ जो एनसीईआरटी के पुस्तकों से अपनी तैयारी करते हैं उनके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो इसको लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। आइए हम लोग इस वीडियो के माध्यम से क्लास 9th का विज्ञान चैप्टर नंबर 3 है परमाणु एवं अणु का क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पे पहला प्रश्न दे रखा है, अति लघुत्तरीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 1 है, पूछ रहा है कि अमोनिया में हाइड्रोजन के कितने परमाणु होते हैं। तो अगर हम अमोनिया की बात करते हैं तो इसका सूत्र होता है NH4। यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो गई? 4 हो गई। इसलिए हम लिखेंगे हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या कितनी जाएगी? उत्तर में 4 हो जाएगी। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, डाल्टन ने अपनी जीविका किस रूप में शुरू की थी। तो उत्तर में लिखेंगे डाल्टन ने अपनी जीविका जो है एक शिक्षक के रूप में शुरू की थी। अगला प्रश्न है कि परमाणुओं का वह पुंज जो आयन की तरह व्यवहार करता है क्या कहलाता है। इसके उत्तर में लिखेंगे बहुपरमाणुक आयन। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक अधातु जिसकी संयोजकता 1 होती है उसको लिखना है। तो अगर हम बात करते हैं क्लोरीन की, इसका सूत्र होता है Cl2। उसी प्रकार से हाइड्रोजन क्या होता है? H2। अगर इसको हम देखते हैं आयन के रूप में लिखते हैं तो H का संयोग करता है H से, यानी कि इसमें जो बंध बनता है यानी संयुक्ता बैलेंसी होती है, कितनी होती है? वह 1 होती है। इसी प्रकार से क्लोरीन में भी होगा। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 5 में पूछा जा रहा है कि 1 नैनोमीटर में कितने मीटर के बराबर होता है। तो डायरेक्टली इस क्वेश्चन को याद किया था, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा भी जाता है। 1 नैनोमीटर में 10⁻⁹ मीटर होता है, ये ध्यान में रखेंगे, 10⁻⁹ मीटर। प्रश्न नंबर 6 है, इसमें कह रहा है कि कार्बन के किस समस्थानिक को परमाणु द्रव्यमान इकाई का मात्रक बनाया गया है। तो कार्बन का जो कार्बन 12 है उसी को हम परमाणु द्रव्यमान का इकाई मानते हैं। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन के अणु की परमाणुकता कितनी होती है। तो हाइड्रोजन की बात करते हैं तो इसमें कितने हाइड्रोजन होते हैं? 2। इसलिए क्या बोलेंगे, जिसमें परमाणुकता कितनी होंगी? 2। इसका उत्तर क्या लिखेंगे? द्विक परमाणुक। प्रश्न नंबर 8 में कह रहा है कि कार्बन का एक परमाणु अभिक्रिया के दौरान क्लोरीन के कितने परमाणुओं से बंध यानी कि अणु बनाएगा। तो अगर हम कार्बन का एक परमाणु की बात करते हैं तो कार्बन की जो बैलेंसी होती है वो 4 क्लोरीन से जुड़ सकता है, 4 हाइड्रोजन से जुड़ सकता है। इस प्रकार से कार्बन की जो संयोजकता होती है, बंध होते हैं, वो कितने होते हैं? 4 होते हैं। ये ध्यान में रखेंगे, सबसे ज़्यादा भी इसी का होता है, इससे ज़्यादा किसी का भी होता नहीं है। प्रश्न नंबर 9 में पूछा गया कि 8 ग्राम जल में कितना मोल होगा। तो डायरेक्ट पता है आपको, 18 ग्राम में पूछा गया था। तो 18 ग्राम जल में मोलों की संख्या मात्र 1 होती है, ध्यान में रखेंगे। 18 ग्राम जल में मोलों की संख्या 1 होती है, डायरेक्ट इसको याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि एक अधातु जिसका एटॉमिक नंबर 7 है वो कौन है। तो यानी कि अगर आपको आवर्त सारणी में सभी एलिमेंट्स के नाम याद होंगे और उनकी क्रमांक संख्या याद होगा तो आप इस प्रकार से बता पाएंगे। जिसका क्रमांक संख्या कितना है? 7 है, उसको हम क्या बोलते हैं? नाइट्रोजन बोलते हैं, ठीक है। और उसको इस प्रकार से N2 लिखते हैं। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न इसमें है, एनायन जो ऋणात्मक जो कि 2 इलेक्ट्रॉन होल्ड करता है उसको क्या बोलते हैं? एनायन जो होता है जो 2 इलेक्ट्रॉन होल्ड करता है उसको हम बोलते हैं ऑक्साइड। और इसको लिखने किससे लिखते हैं? O⁻²। प्रश्न नंबर 12 में कह रहा है कि स्थिर अनुपात का नियम देने वाले वैज्ञानिक का नाम बताइए। स्थिर अनुपात किसने दिया था, किस वैज्ञानिक ने दिया था, उसके नाम आपको बताना है। तो उत्तर में लिखेंगे J.L. प्राउस्ट ने। किसने दिया था? J.L. प्राउस्ट ने स्थिर अनुपात का नियम दिया था। प्रश्न नंबर 13 में कह रहा है कि AMU का पूरा नाम, AMU का पूरा नाम क्या होता है? इसको बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट। क्या बोलेंगे? एटॉमिक मास यूनिट। अगला प्रश्न है इसी में, हाइड्रोजन को अपना अष्टक पूरा करने के लिए कुल कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो हाइड्रोजन को अपना अष्टक पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है?
2 इलेक्ट्रॉन की। उस वैज्ञानिक का नाम जिन्होंने परमाणु सिद्धांत दिया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान रखेंगे। जो परमाणु सिद्धांत देने वाले वैज्ञानिक का नाम है डाल्टन। ठीक है, डाल्टन ने क्या दिया था? परमाणु सिद्धांत दिया था। प्रश्न नंबर 16 में कह रहा है कि आईपीएससी क्या काम करता है। तो ध्यान में रखेंगे, आईपीएससी क्या करता है? तत्वों के नाम और प्रतीक चिन्ह देता है। जैसे कि आपको पता है सोडियम को बात करते हैं तो उसका प्रतीक चिन्ह क्या होता है? Na होता है। ऑक्सीजन का O2 होता है, नाइट्रोजन का N2 होता है। किसने बताया? इस आईपीएससी ने बताया था। प्रश्न नंबर 17 है कि परमाणु त्रिज्या मापने की इकाई को क्या कहते हैं। तो परमाणु की त्रिज्या हम किस में मापते हैं? नैनोमीटर में। इसको लिखने का तरीका होता है nm, नैनोमीटर। अगला प्रश्न है, डाल्टन के सिद्धांत के अनुसार परमाणु की परिभाषा लिखिए। डाल्टन के सिद्धांत के अनुसार परमाणु की परिभाषा क्या होती है? उत्तर में लिखेंगे, सभी द्रव्य चाहे तत्व, यौगिक या मिश्रण वो सूक्ष्म कणों से ही बने होते हैं जिन्हें हम परमाणु कहते हैं। कहने के तात्पर्य है कि परमाणु वह सबसे छोटा से छोटा कण है जिसको हम विभाजित नहीं कर सकते हैं, अविभाज्य होता है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है कि आयन क्या है या कितने प्रकार का होता है। तो ध्यान में लिखेंगे, उत्तर में हम लिखेंगे इसके, अणु या परमाणु के आवेशित कण को आयन कहते हैं। अणु या जो परमाणु होते हैं उस पर जो आवेशित कण होते हैं उसको क्या कहते हैं? आयन कहते हैं। या 2 प्रकार का होता है। पहला तो आपको ध्यान में रखना है धनायन, दूसरा होता है ऋणायन, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव। प्रश्न नंबर 20 है, आणविक द्रव्यमान से आप क्या समझते हैं। तो उत्तर में कि किसी पदार्थ का आणविक द्रव्यमान उसके सभी संघटक परमाणुओं के द्रव्यमान का योग होता है। इस प्रकार यह अणु का वह सापेक्ष द्रव्यमान है जिसे परमाणु द्रव्यमान इकाई द्वारा व्यक्त किया जाता है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है जो कि यहाँ पे न्यूमेरिकल के क्वेश्चन है। इसमें से पहला प्रश्न पूछ रहा है कि 0.24 ग्राम ऑक्सीजन एवं बोरान युक्त यौगिक, ऑक्सीजन और बोरान से युक्त एक यौगिक है कि नमूने विश्लेषण द्वारा यह पाया गया कि उनमें 0.096 ग्राम बोरान एवं 0.114 ग्राम ऑक्सीजन है। उस यौगिक के प्रतिशत संघटक का भारात्मक रूप में परिकलन कीजिए। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको जो ऑक्सीजन और बोरान युक्त यौगिक का नमूने का द्रव्यमान है वो लिख लीजिएगा। वो कितना है? 0.24 ग्राम। नमूने में बोरान के द्रव्यमान कितना है? वो 0.096 ग्राम। अगर हम बोरान की प्रतिशत मात्रा निकालेंगे तो सबसे पहले बोरान की जो द्रव्यमान संख्या ऊपर लिखेगा और जो यौगिक का है वो नीचे लिखेंगे और उसको गुणा कर देंगे 100 से, क्योंकि प्रतिशत में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब इसको जब सॉल्व करेंगे दशमलव से यहाँ से हटाएंगे तो ये आपका ऊपर 2 जीरो बढ़ जाएगा 1 के बाद, और यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पे 1 के बाद नीचे 3 जीरो बढ़ जाएगा। अब 0 से 0 अपना पूरा काट सकते हैं। उसके बाद काटने के बाद आपको सॉल्व करने के बाद कितना आएगा? 40% बोरान का प्रतिशत मात्रा आएगी। उसी प्रकार से इसमें ऑक्सीजन का भी पूछा गया था। तो ऑक्सीजन की बात करते हैं तो ऑक्सीजन में नमूने में ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना था? 0.114। और इस प्रकार से अगर हम निकालेंगे ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना हो जाएगा, तो ऑक्सीजन का पूछ रहा था इसलिए ऑक्सीजन को हम क्या करेंगे? ऊपर लिखेंगे, और जो यौगिक का था वो यौगिक का पूरा 0.24 और नीचे लिखेंगे। फिर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि हमको इसको प्रतिशत में चेंज करना है। उसके बाद 144/24 क्योंकि यहाँ दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पे 3 जीरो बढ़ जाएगा, नीचे वाला दशमलव हटाएंगे तो ऊपर 1 के बाद 2 जीरो। इसको सॉल्व करेंगे 100 से आपको 2 जीरो से 2 जीरो काट लीजिएगा इस प्रकार से यहाँ से। उसके बाद 1 जीरो यहाँ से और काट दीजिएगा, बचेगा यहाँ पे। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, सॉल्व करने पर आपका कितना आएगा? 60% आएगा। प्रश्न नंबर इसमें से सेकंड है, कह रहा है कि 3 ग्राम कार्बन 8 ग्राम ऑक्सीजन में जल करके 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड निर्मित करता है। अब 3 ग्राम कार्बन को 50 ग्राम ऑक्सीजन में जलाएंगे तो कितने कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होगा? आपका उत्तर रासायनिक संयोजन के नियम पर आधारित होगा। उत्तर में लिखेंगे हम लोग, जब 3 ग्राम कार्बन को 50 ग्राम ऑक्सीजन के साथ जलाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करने के लिए हमें 8 ग्राम ऑक्सीजन ही प्रयुक्त करेगा, चाहे उसे कितनी भी मात्रा में ऑक्सीजन में क्यों ना जलाया जाए।
यह रासायनिक संयोजन के निश्चित अनुपात के नियम पर आधारित है। तत्व यौगिक के द्रव्यमान के एक निश्चित अनुपात में विद्यमान रहते हैं। तो कहने का तात्पर्य है, चाहे आप 1 ग्राम चलाइए चाहे 10 ग्राम चलाइए, और ऑक्सीजन की उतनी ही मात्रा आपको आवश्यक होती है, चाहे 1 ग्राम जलाने के लिए या आप 50 ग्राम जलाइए, क्योंकि एक निश्चित जो रासायनिक का संयोजन का निश्चित अनुपात नियम उसी पर यह आधारित होता है। प्रश्न नंबर 3 में कह रहा है कि बहुपरमाणु के आयन क्या होते हैं, उदाहरण दीजिए। आइए देखते हैं उत्तर में। इसमें लिखेंगे परमाणु के समूह जिन पर नेट आवेश विद्यमान हो उसे हम बहुपरमाणु का आयन कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा था, NH3 पे कितना NH3 सॉरी N पे पहले देख लेते हैं हम लोग। N पे कितना है, 3 का माइनस है, और उसी प्रकार H का 4 है, H का 4 यहाँ पे है, और ये बन गया कितना, इस पर +4। इन दोनों को ऐड करते हैं। जैसे कि आप प्लस माइनस जोड़ते हैं तो यहाँ पे ऐड करेंगे माइनस का, क्योंकि ये प्लस और माइनस क्या होता है, घट जाता है। तो घटने पे 4 में से 3 घटाएंगे, एक संख्या किसकी ज़्यादा आता है, प्लस वाले की, इसलिए यहाँ पे अब इन दोनों को ऐड करने पर कितना आ गया, NH4, क्योंकि एक प्लस बच गया क्या था, क्योंकि 4 यहाँ पे थे, यहाँ पर 3, 4 में से 3 घटाते तो एक H प्लस बच जाता है। तो इस प्रकार से इसको हम लिख सकते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित के रासायनिक सूत्र लिखिए। मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, कॉपर नाइट्रेट, एल्युमिनियम क्लोराइड और कैल्शियम कार्बोनेट, इन सब के आपको सूत्र लिखने हैं। तो आइए उत्तर में देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे मैग्नीशियम क्लोराइड। तो आपको M लिख लेना है, फिर Mg लिख लेना है, उसके बाद Cl लिख लेना है। आपको पता है इस पर कितना चार्ज होता है, मैग्नीशियम पे +2 का और क्लोरीन पे -1 का चार्ज होता है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, जो हमारी संख्या होती है, संख्या को आपको चरपद से मल्टीप्लाई करना होता है। इस प्रकार से सूत्र क्या बन जाता है, इसको जब Mg से 1 से गुणा करेंगे तो Mg ही आएगा, या इस प्रकार से 1 लिख सकते हैं। Cl का गुणा करेंगे Cl2 बनेगा। तो यानी कि इसको हम अब 1 ना लिखा जाता है, ना लिख करके क्या लिखते हैं, MgCl2 सिर्फ लिखते हैं। क्या लिखते हैं, MgCl2। ये बन गया मैग्नीशियम क्लोराइड। उसी प्रकार से हम देखेंगे कैल्शियम क्लोराइड के। तो कैल्शियम क्लोराइड में पहले कैल्शियम लिखना है, फिर क्लोरीन लिखना है। उसी प्रकार से आपको पता है कैल्शियम पे कितना होता है, +2 का चार्ज होता है, और क्लोरीन पे -1 का। फिर से वही मल्टीप्लाई करेंगे तिरछा, क्या बन जाएगा, कैल्शियम क्लोराइड CaCl2। कॉपर नाइट्रेट, तो कॉपर का सूत्र होता है Cu, नाइट्रेट का होता है NO3। कॉपर पे +2 का चार्ज होता है और नाइट्रेट पे -1 का। इसी प्रकार से उसको भी सॉल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा, CuNO3 का होल ट्वाइस, CuNO3 होल ट्वाइस, ये हो जाएगा कॉपर नाइट्रेट। एल्युमिनियम क्लोराइड की बात करते हैं। तो एल्युमिनियम पे आपको पता है +3 का चार्ज होता है, क्लोरीन पे -1 का चार्ज होता है। इसी प्रकार इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, AlCl3 एल्युमिनियम क्लोराइड बन जाएगा। कैल्शियम कार्बोनेट की बात करते हैं। तो कैल्शियम Ca होता है, कार्बोनेट CO3। कैल्शियम पे +2 का चार्ज, कार्बोनेट पे -2 का, इसलिए प्लस और 2 और -2 मिलके कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसलिए कह सकते हैं CaCO3। इसका सूत्र क्या बनेगा, CaCO3। इसको काको 3 भी बोलते हैं। अगर आपको याद करना है तो काको इस प्रकार से लिखना है, काको 3। तो आप आसानी से याद कर सकते हैं, एक कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र होता है। आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 में कह रहा है, निम्नलिखित यौगिक में विद्यमान तत्व का नाम दीजिए। निम्नलिखित यौगिक में विद्यमान तत्व का आपका नाम देना है। जैसे बुझा हुआ चूना, दूसरा है हाइड्रोजन ब्रोमाइड, तीसरा है बेकिंग पाउडर, खाने वाला सोडा, और चौथा है पोटेशियम सल्फेट। उत्तर में लिखेंगे, बुझा हुआ चूना का सूत्र होता है कैल्शियम ऑक्साइड CaO। इसमें कौन कौन से तत्व विद्यमान है, पहला तो आपका कैल्शियम है, दूसरा आपका ऑक्सीजन है CaO। Ca क्या होता है, कैल्शियम होता है, O क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। ठीक, इसमें लिखेंगे कैल्शियम और ऑक्सीजन। उसी प्रकार से आगे देखते हैं। सेकंड वाले में कह रहा है हाइड्रोजन ब्रोमाइड। हाइड्रोजन ब्रोमाइड की बात करते हैं तो इसमें इसको लिखते हैं, इसका जो सूत्र होता है HBr होता है। H क्या है, हाइड्रोजन है, Br क्या था, ब्रोमीन। इसमें तत्व कौन कौन से मौजूद होंगे, हाइड्रोजन और ब्रोमीन होंगे। उसी प्रकार से बेकिंग पाउडर, खाने वाला सोडा होता है। इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि Na है, इसको सोडियम बोलेंगे, H है, और CO3 कार्बोनेट है। तो सोडियम आपका इसमें विद्यमान है, हाइड्रोजन विद्यमान है और कार्बोनेट विद्यमान है। अगर
और इसमें अलग करेंगे तो ये हो जाएगा कार्बन और ये हो जाएगा ऑक्सीजन। ठीक है, अगला देखते हैं 5वां है पोटेशियम सल्फेट में तो कौन कौन से तत्व विद्यमान है। तो पोटेशियम सल्फेट का सूत्र होता है K2SO4, K2 यानी कि पोटेशियम, सल्फर, ऑक्सीजन। पोटेशियम इसमें होगा, सल्फर होगा और ऑक्सीजन होगा। इसके नाम सीधे सीधे इस प्रकार से पूछे जाते हैं, डायरेक्ट इसको लिखना होता है। अगला प्रश्न है कि एथाइन जो कि सूत्र होता है C2H4, सल्फर अणु एसेट, फास्फोरस P4, इसका द्रव्यमान संख्या यहाँ पे 31 दे रखा है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl और नाइट्रिक अम्ल HNO3। इसमें कह रहा है कि मोलर द्रव्यमान की परिकल्पना करना है, मोलर द्रव्यमान आपको निकालना है। तो आइए सबसे पहले उत्तर देखते हैं। एथाइन का सूत्र होता है C2H4। मोलर द्रव्यमान निकालने के लिए यानी कि कितने कार्बन है, कार्बन की संख्या यहाँ पे 2 है और कार्बन का हमें परमाणु द्रव्यमान पता होना चाहिए। उसी प्रकार से हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं, इसलिए 2 यहाँ पे लिख देंगे और हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान पता होना चाहिए। आपको पता है कार्बन का जो परमाणु द्रव्यमान होता है कितना होता है, वह 12 होता है। उसी प्रकार से अगर हम हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान देखते हैं तो ये 1 होता है। अब यहाँ पे 2 था तो क्योंकि 2 हाइड्रोजन थे इसलिए 2 का 1 में गुणा कर देंगे तो यहाँ पे 2 1 2 और यहाँ पे कार्बन का द्रव्यमान संख्या 12 था और कितना संख्या थी कार्बन की, 2 थी, इसको भी 2 से गुणा कर देंगे, 12 दूना 24, 24 में 2 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 26, इसका परमाणु मोलर द्रव्यमान हो जाएगा 26 ग्राम। इसी प्रकार से देखेंगे सल्फर का निकालने के लिए क्या करेंगे। सल्फर का आपको पता है इसमें अणुओं की संख्या कितनी है, 8 है और सल्फर का होता कितना है, द्रव्यमान संख्या 32 होता है। अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 256 ग्राम। तो मोलर द्रव्यमान बराबर होता है 8 गुणे सल्फर का परमाणु द्रव्यमान, ये सूत्र है। अब परमाणु द्रव्यमान आपको पता होना चाहिए सभी तत्वों का, इसको याद कर लीजिएगा, नहीं तो आपके कभी कभी पेपर में दिया रहता है। जिस प्रकार से यहाँ पे फास्फोरस का दे रखा है, इसमें ऑलरेडी बता दिया है कि फास्फोरस का जो द्रव्यमान कितना होता है 31 होता है। P4 कितने हैं, 4 परमाणु हैं P के और 31 है, तो 4 को 31 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 124 हो जाएगा। उसी के बाद अगला प्रश्न है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की बात कर रहा है। हाइड्रोक्लोरिक में अगर देखते हैं तो मोलर द्रव्यमान बराबर हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान प्लस क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान। अब यहाँ पे 2 एलिमेंट्स थे, एक तो आपका हाइड्रोजन था, एक था आपका क्लोरीन था। अब ये दोनों को अलग से जोड़ लीजिएगा। हाइड्रोजन के जो कितना हो जाएगा 1 होता है, क्लोरीन का 35.5 होता है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 36.5 हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको इसी तरीके से इंटर में इस पर काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए अभी से आपको होता रहेगा तो आसानी से इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि नाइट्रिक अम्ल में बताना है इस प्रकार से। अब यहाँ पे 3 एलिमेंट्स हो जाएंगे, हाइड्रोजन हो जाएगा प्लस नाइट्रोजन हो जाएगा प्लस 3 ऑक्सीजन हो जाएंगे, तो 3 इंटू ऑक्सीजन। हाइड्रोजन का 1 हो गया, नाइट्रोजन का आपको 14 पता है, उसी प्रकार से 3 गुणे 16 होता है ऑक्सीजन का, तो इनका करेंगे मल्टीप्लाई, 16 3 48, 48 15 कितना हो जाएगा 63, इसको जोड़ लीजिएगा तो इसका मोलर द्रव्यमान आ जाएगा 63 ग्राम। प्रश्न नंबर 7 है, कह रहा है कि निम्न का द्रव्यमान क्या होगा। जैसे कि 1 मोल नाइट्रोजन परमाणु पे 4 मोल एल्युमिनियम परमाणु, एल्युमिनियम का परमाणु द्रव्यमान यहाँ पे देखा 27, याद कर लीजिएगा। 10 मोल सोडियम सल्फाइड, सोडियम सल्फाइड का सूत्र रहता है Na2SO3। कह रहा है कि पहला उत्तर में हम देखेंगे 1 मोल नाइट्रोजन परमाणु का द्रव्यमान कितना है, तो ये सीधे पता है कि 14 म्यू या 14 ग्राम सीधे होता है। 4 मोल एल्युमिनियम परमाणु का द्रव्यमान आपको दे रखा था, 1 मोल का पता था 27 है, तो 4 मोल का निकालने के लिए 4 से गुणा कर देंगे, तो 27 को 4 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 108 ग्राम हो जाएगा। उसी प्रकार 10 मोल सोडियम सल्फाइड का 1 मोल का पहले पता कर लीजिए, उसी प्रकार 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। सोडियम सल्फाइड का क्या होता है, सूत्र क्या आता है Na2SO3, तो Na2 का यानी कि Na2SO3, Na2 यानी कि ये सोडियम का पूछ रहा है, सोडियम का होता है 23 गुणे 2, प्लस का सल्फर का कितना हो जाता है 32 और प्लस का 3 यहाँ पे ऑक्सीजन परमाणु है तो 3 गुणे 16, सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 46 32 48, और इसको जब 10 मोल निकालने थे तो 126 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 1260 ग्राम। अगला प्रश्न कह रहा है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग है, मोल में परिवर्तित करना है। 12 ग्राम ऑक्सीजन गैस को, 20 ग्राम जल को, 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड को, इन सबको किस में मोल में परिवर्तित करना है। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है ऑक्सीजन अणु O2 आणविक द्रव्यमान की बात करते हैं तो इसमें आणविक द्रव्यमान कितना ऑक्सीजन में 2 × 16, क्योंकि 2 ऑक्सीजन में कितने होते हैं
2 ऑक्सीजन के परमाणु होते हैं और 16 ग्राम एक परमाणु का द्रव्यमान होता है। तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, ऑक्सीजन में 32 ग्राम आ जाएगा, क्योंकि 32 ग्राम ऑक्सीजन में 1 मोल के बराबर होता है। अगर इसलिए हम क्या करेंगे, 1 ग्राम ऑक्सीजन गैस में निकालेंगे तो यही जो 32 होता है वो नीचे चला जाता है, 1/32 मोल हो जाता है। अब आपको क्वेश्चन में पूछा गया था 12 ग्राम बताना था। अब क्या करेंगे, 1/32 गुणे 12 कर देंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो 0.375 मोल हो जाएगा। उसी प्रकार से अगला प्रश्न है, आपको बताना है इसमें जल का आणविक द्रव्यमान में। सबसे पहले आपको पता है जल में अगर देखते हैं तो इसमें टोटल आपका 18 ग्राम हो जाता है आणविक द्रव्यमान। 18 ग्राम आणविक द्रव्यमान किसके बराबर होता है, 1 मोल के बराबर होता है। इसलिए 1 ग्राम अगर हम जल में निकालेंगे तो 1/18 हो जाएगा। आपसे पूछा गया था 20 ग्राम जल में कितना हो जाएगा, तो 20 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, इसको सॉल्व करेंगे, 20/18 को सॉल्व करेंगे 1.11 मोल इसका आंसर आ जाएगा। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का आणविक द्रव्यमान। कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 2 बार ऑक्सीजन है तो 16 गुणे 16 यानी 16 गुणे 2 यानी 16 दूनी 32, 32 में 12 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, 44 हो जाएगा। तो कह सकते हैं अतः 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में 1 मोल होता है। और 1 ग्राम अगर यहाँ पे 44 ग्राम दे रखा था, अगर 1 ग्राम निकालेंगे 1/44 हो जाएगा। और 22 ग्राम आपसे पूछ रखा था तो 22 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, यानी 1/44 गुणे 22 सॉल्व करेंगे तो 0.5 मोल आ जाएगा, क्योंकि 22 आपका 44 का दुगना है, यानी कि आधा मोल बचेगा। प्रश्न नंबर यहाँ पे 9 है, निम्न का द्रव्यमान क्या होगा। 0.2 मोल ऑक्सीजन परमाणु का द्रव्यमान पूछ रखा है, 0.5 मोल जल अणु का द्रव्यमान पूछ रखा है। तो उत्तर में लिखेंगे 1 मोल। अगर हम 1 मोल ऑक्सीजन परमाणु की द्रव्यमान संख्या की बात करते हैं तो 1 मोल में कितना होता है, 16 ग्राम ऑक्सीजन परमाणु होते हैं। पूछा गया है 0.2 मोल ऑक्सीजन परमाणु में कितना हो जाएगा, तो सीधे सीधे 0.2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका आ जाएगा 3.2 ग्राम। उसी प्रकार से 1 मोल जल अणु का द्रव्यमान 18 होता है, तो 0.5 मोल जल अणु का द्रव्यमान पूछा है तो 0.5 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका आंसर आ जाएगा 18 को 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 ग्राम आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 10 है, 16 ग्राम ठोस से सल्फर का सूत्र होता है S8 की अणुओं की संख्या का परिकलन कीजिए। तब ये क्वेश्चन हम लोग कर ही सीखे थे, फिर भी एक बार कर लेते हैं। सल्फर में 8 परमाणु होते हैं। एक सल्फर में 32 ग्राम होता है, तो 32 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 256 ग्राम। 256 ग्राम सल्फर की अणुओं की संख्या 6.002 × 10⁻23 हो जाएगा। इस प्रकार सल्फर में अणुओं की संख्या देखता है तो कितना हो जाएगा, 6.2022 10⁻23। प्रश्न नंबर 11 है, 0.051 ग्राम एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3 में एल्युमिनियम आयन की संख्या का परिकलन कीजिए। तो इसमें लिखेंगे एल्युमिनियम ऑक्साइड का मोलर द्रव्यमान क्या होता है, Al2O3। तो Al का कितना हो जाएगा, 27, 2 बार है तो इसलिए 2 से मल्टीप्लाई, ऑक्सीजन 3 बार है तो इसलिए 16 गुणे 3, इसका टोटल कितना होगा, 102 ग्राम। एल्युमिनियम ऑक्साइड के 1 मोल का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 102 ग्राम। 102 ग्राम में एल्युमिनियम ऑक्साइड की अणुओं की संख्या कितनी हो जाएगा, 6.00022 × 10⁻23। आगे देखते हैं, 1 ग्राम में अगर आपको निकालना है तो एल्युमिनियम ऑक्साइड की अणुओं की संख्या, तो इसी को ये जो संख्या इधर वाली होती है इसको नीचे भेज देते हैं, यानी 102 को नीचे भेज देंगे तो हो जाएगा 6.022 × 10⁻3/102। उसके बाद लिखेंगे 0.051 ग्राम में Al2O3 के अणुओं की संख्या, इसको क्या करेंगे 0.0151 को मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद इन सभी को हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा कितना आ जाएगा, वो 3.011 × 10⁻20 अणु। Al2 एल्युमिनियम द्विक परमाणुक है, आपको पता है। एल्युमिनियम आयन की संख्या 2 × 3.011 × 10⁻20 हो जाएगा। और इसको जब सॉल्व करेंगे कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन 2 परमाणु थे, इसलिए इसका राइट आंसर जो होगा वो 6.022 × 10⁻20 आयन हो जाएगा। संकेत में क्या बता रखा है कि किसी आयन का द्रव्यमान उतना ही होता है जितना कि उसी तत्व के परमाणु का द्रव्यमान होता है। एल्युमिनियम का परमाणु द्रव्यमान कितना है, 27।
अब यहाँ पे आपका सभी क्वेश्चन आंसर यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल पे नया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।